गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है काजल और आज हमारा चैप्टर है मौलिक अधिकार। तो हम मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा कुछ जानेंगे कि इनको कैसे और क्यों संविधान में लाया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है और इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, संविधान में वर्णित भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 यानी 12 to 35 तक इनका उल्लेख है। संविधान द्वारा इनकी गारंटी और सुरक्षा दी गई है। यानी कि संविधान में लिखित है कि मनुष्य के मौलिक अधिकारों को कोई रोक नहीं सकता और संविधान में ही इनकी सुरक्षा की भी बात की गई है। यह न्यायोचित है। व्यक्ति के पूर्ण बौद्धिक, मानसिक, भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। यानी कि जैसे हम हैं नागरिक, हमारे हर तरीके का वृद्धि या विकास, जैसे बौद्धिक हो गई, मानसिक सोचने समझने की शक्ति हो गई, भौतिक हो गया, नैतिक हो गए जैसे हमारे मूल आदर्श होते हैं, या आध्यात्मिक हो गया, तो उनके विकास के लिए मौलिक अधिकार एक अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करने के लिए। देखिए, अब कार्यपालिका और विधायिका यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जो नियम बनते हैं या जो भी कानून बन के सामने आते हैं, वो कोई भी अराजकता ना दिखाए। लोगों के जो भी मूल अधिकार है उनको ध्यान में रख के ये कानून बनाए जाते हैं। तो उनके शक्ति को मर्यादित करते हैं, यानी लिमिट में रखते हैं कि तुम इससे बाहर नहीं जा सकते। संविधान सभा द्वारा फंडामेंटल राइट्स को संविधान में शामिल किया गया था, ये तो सभी जानते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु, जैसे कि पहले हुआ करता था कि दलित है तो उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ करता था, जैसे उनको साथ में बैठने ना देना या उनके छूने से एकदम ऐसा करना जैसे कि हम बीमार हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया, ताकि सभी व्यक्ति समान रूप से रह सकें और सभी को समान अधिकार प्राप्त हो सके। किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है, मतलब कि इस देश में कोई भी व्यक्ति इतना विशेष महत्व नहीं रखता कि वह दूसरे को नीचा दिखा सके। यहाँ पर सभी समान है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी को समान दर्जा दिया गया है, और अगर इसका उल्लंघन होता है तो इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया जाता है। आजादी के समय जनता में राजनीतिक अधिकारों की समझ नहीं थी, उनके हनन का खतरा था। यानी कि आजादी के टाइम पे लोग पहले ही इतने बड़ी गुलामी के से निकलकर सामने आए थे। लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि उनके अधिकार क्या हैं। हालांकि आप आज भी जाके गाँव में देखेंगे तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। आप उनसे अधिकारों की मांग करेंगे तो वो पहले तो ये कहेंगे कि हमें पता ही नहीं है अधिकार क्या होते हैं। और उस टाइम पे तो सबको ये पता है कि संविधान है, बट संविधान में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या कानून है, वो किसी को नहीं पता। तो इसलिए ही कि आगे जाके कोई भी, जैसे सरकार बदलती रहती है, ये एक स्थायी वो नहीं है कि हमेशा एक ही सरकार चलती रहेगी। तो आगे जाके जैसे सरकार बदलेगी तो कोई भी निरंकुश ना हो और कोई भी लोगों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश ना करे। तो इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान में डाला गया कि लोग इसके प्रति सशक्त हो। अगर इसका उल्लंघन होता है तो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा पाए। संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत। जैसे कि हमारी संसद प्रणाली आप सभी को पता है, हमने अमेरिका से ली है। तो संसद प्रणाली में कोई भी जैसे गवर्नमेंट है उसका बहुमत होता है, तो वो अपने पहले जैसे पॉइंट का ही है ये कि वो अपने फैसलों को जनता पे ना थोपे। इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया कि लोगों के जीवन के जो भी अधिकार हैं उनको इसमें समक्ष रखा जाए, तब जाके कोई भी फैसला लिया जाए। लोगों पर किसी का कोई अत्यधिक अधिकार नहीं है। वंचित तबके का लंबे समय तक शोषण, जैसा कि मैंने बताया, दलित लोग जो थे, जो नीची जाति या कह सकते हैं जो नीचे तबके के लोग थे, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था। उनको साथ में बैठ के खाना खाने का अधिकार नहीं या कुछ भी। तो उनके शोषण को कम करने के लिए, या कह सकते हैं कि खत्म करने के लिए, ये मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया।
तो आप सब समझ गए होंगे कि क्या क्या जरूरतें थी, और आपने पॉइंट्स देखे तो आप समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट हैं, कि और इनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों की प्रकृति या विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति और विशेषताएं अलग अलग हैं। कुछ सकारात्मक अधिकार हैं और कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के अधिकार हैं। अब सकारात्मक से मतलब है कि जिनको करने के लिए हाँ कहा गया हो, और नकारात्मक से मतलब है जिनको करने के लिए नहीं कहा गया हो। जिनके आगे हाँ लगा हो वो सकारात्मक है, जैसे कि आ, हर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो, ये सकारात्मक है। कोई भी व्यक्ति अ, विरासत या धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये नकारात्मक है। ज्यादातर अधिकार नकारात्मक हैं। आप समझ गए होंगे, जैसे 15, 14 और 16 ये नकारात्मक श्रेणी में आते हैं, और कुछ सकारात्मक है जैसे 21 का, 29, 30 इत्यादि। असीमित नहीं है, जैसे कि मौलिक अधिकारों को असीमित नहीं किया जा सकता। यह समय समय पर चेंज होते रहते हैं, इनकी प्रवृत्ति मनुष्य के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। जैसे संविधान के भीतर युक्ति युक्त प्रतिबंध, जैसे 19(2) और 19(6), अनुच्छेद 33, 34 राज्य द्वारा युक्तिगत प्रतिबंध, न्यायालय द्वारा प्रतिबंध की समीक्षा की जाती है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी की समाज में किसी को भी नुकसान पहुंच रहा है तो उसको बोलने से रोक दिया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उससे छीन ली जाती है। तो ये युक्ति युक्त है, समय के टाइम पे जैसा समय होगा उसके अकॉर्डिंग उसको वो अधिकार दिया जाएगा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि कोई नकारात्मक वे में बोल रहा है और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, और वो अगर उस पे उसको मना किया जा रहा है तो वो न्यायालय में जाके दरवाजा खटखटा दे कि मेरे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसको वापस भेज देगी, कोई उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि सबको वो ये कह दिया जाएगा कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं कर रहे हो और किसी भी चीज के नकारात्मक विचार फैला रहे हो तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। और इसकी जो न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाती है, न्यायालय देखता है कि यह प्रतिबंध सही लगाया जा रहा है या नहीं। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, जैसे 15, 16, 19 और इत्यादि। कुछ सभी व्यक्तियों के लिए है, जैसे 14, 20, 21 और 21 का। कुछ अधिकार सिर्फ राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, जैसे 14, 16, 20 इत्यादि। कुछ राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों की शक्ति को भी सीमित करते हैं, जैसे कि कुछ सिर्फ कहते हैं कि राज्य व्यक्तियों का हनन नहीं करेगा, और कुछ कहते हैं कि व्यक्ति भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, जैसे कि हो गया बलात्श्रम हो गया, और क्या नाम है, दलितों के साथ कोई भी रूड व्यवहार हो गया, और स्मगलिंग हो गई। तो ये कौन करता है? कोई भी बलात्श्रम कराता है तो व्यक्ति व्यक्ति से कराता है, किसी के साथ गलत व्यवहार करता है तो व्यक्ति व्यक्ति के साथ करता है, और अगर किसी से जबरदस्ती कोई भी काम कराया जाता है तो व्यक्ति ही व्यक्ति के साथ करता है। स्मगलिंग भी व्यक्ति ही व्यक्ति के साथ मिलकर या व्यक्ति के विरुद्ध करता है। तो ये गवर्नमेंट के साथ साथ निजी व्यक्ति को भी शक्ति को सीमित करती है कि वो इसका गलत उपयोग नहीं कर सकते। कुछ अधिकार संविधान में स्वतः लागू हो जाते हैं, जैसे कि 14, 19, 20। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। कुछ को लागू करने के लिए संसद द्वारा कानून बनाना पड़ता है, जैसे 17, 23, 24। जैसे अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के अस्पृश्यता सिर्फ संविधान में एक लाइन लिखी गई है, एक सेंटेंस है, बट उसको परिभाषित करने के लिए संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा कि किस प्रकार की अस्पृश्यता या किस प्रकार के व्यवहार को करने पर इसको दंड के श्रेणी में रखा जाएगा, व्यक्ति को किस प्रकार की अवहेलना को झेलना पड़ेगा तो उसको दंड मिलेगा,
तो आपको ये भी याद रखना है कि कुछ नियम संविधान के द्वारा स्वतः लागू हो गए थे और कुछ को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाना पड़ता है। हम ये सब बाद में जानेंगे, आपको प्रेशर या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि संविधान 14, 19, 20 में क्या कहा गया, हम ये पूरा पढ़ेंगे। हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें मैं ये पूरा बताऊंगी कि कैसे कैसे किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। अभी हम फिलहाल इन सबको शॉर्ट वे में जान लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा याद रहे, और हम इसका पूरा ये संक्षिप्त में है, पूरी डिस्क्रिप्शन या पूरी डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 के अंदर क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 12 से 35 तक हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट वे में कि क्या क्या बताया गया है। इनकी फुल डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में हमें बताया गया है राज्य की परिभाषा। अब आप कहेंगे कि राज्य की परिभाषा तो पहले से ही कितनी बार बताई हुई है, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है। आप जब भी कभी ये क्वेश्चन देखें कि अनुच्छेद 12 में हमें क्या बताया गया है, तो आपको उसके साथ अनुच्छेद राज्य की परिभाषा के साथ साथ ये भी देखना होगा कि उसमें लिखा हो भाग 3 के लिए। तो पूरा सेंटेंस ये बनेगा कि भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा क्या है, ये अनुच्छेद 12 में बताया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में हमें बताया गया है संपूर्ण संविधान से जो पूर्व कानून थे और संविधान के जो बाद अगर कानून बने हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स से असंगत होते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स को कम करते हैं या उनकी अवहेलना करते हैं, तो वह उस हद तक सीमित शून्य हो जाते हैं जिस मात्रा में वो असंगत है। यानी कि अगर कोई कानून संविधान से पहले संविधान के बाद बना है और वो फंडामेंटल राइट्स को काटता है या उनका उल्लंघन करता है, तो उस हद तक शून्य हो जाएंगे, यानी कि नहीं माने जाएंगे जिस हद तक वो असंगत हो, मतलब वो मौलिक अधिकारों से अलग हो। और इसकी जो भी इसकी मतलब समीक्षा करेगा वो न्यायपालिका करती है। आप देख सकते हैं न्यायपालिका द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद हमें अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर है समता का अधिकार। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। राज्य में किसी भी लिंग, व्यक्ति, जाति भेद आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हर व्यक्ति समानता रखता है हर स्तर पर। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 से 22, जिसके अंदर हमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा पूरा पढ़ेंगे कि किसके अंदर क्या है और प्रॉपर क्या बताया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। उसके बाद 3 को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके क्लोज को नहीं हटाया गया है, सिर्फ 31 को हटाया गया है, बट जो इसके 1, 2 या कोई भी क्लोज थे वो एज इट इज हैं। हम इसको भी पढ़ेंगे और इसमें हमें बताया गया है संपत्ति का अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 32 में। और इसके ये एक लौता अधिकार है जो ये बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा सकता है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसे मना नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते भी हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि संविधान की आत्मा इसे कहा जा सकता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में हमें बताया गया है कि सेना, असूचना यानी ब्यूरो, क्राइम ब्रांच एंड ऑल, पुलिस के फंडामेंटल राइट सीमित करने की शक्ति है के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब कोई भी अगर हमारे देश पर आक्रमण हो जाए तो उस टाइम पे पुलिस सेना को
तत्पर रहना होता है हम लोगों की रक्षा करने के लिए, तो उस टाइम पे उनके कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे कि कोई भी है, कोई अ, किसी भी सूचना, किसी भी हमारे देश में किसी भी आयोग में है और उसे सब पता है कि क्या कैसे चल रहा है, उसे सब पता है, पर वो किसी को ये बात बता नहीं सकता, तो उससे इस केस में उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, उससे यह अधिकार छीन लिया जाता है। और ये संसद द्वारा एक्ट बनाया जाता है, संसद एक्ट बनाएगी तब उसके बाद ये लागू होता है। अनुच्छेद 34 में आता है मार्शल लॉ सीमित होंगे, ठीक है। अनु अनुच्छेद 35 में आता है भाग 3 के दंड में प्रावधान के कानून बनाने की शक्ति संसद को। भाग 3 के दंड यानी जो भाग 3 के अंतर्गत हमें बता मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका उल्लंघन करने या उनकी अवहेलना करने पे जो दंड होंगे, वो कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। तो हमारा यहाँ तक मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताया। इसमें हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सब अधिकारों के बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे, किसके अंदर क्या कहा गया है और कौन से केस के बाद मौलिक अधिकारों में चेंज किया गया है, यानी प्रस्तावना में चेंज किया जा सकता है या नहीं। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी लगी है तो वो भी प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। मैं जरूर से वो अपनी कमी को दूर करूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।